हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 10 विविध संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। हमने बात की थी कार्यस्थल की और कार्य धरातल की। आज के वीडियो में हम करेंगे आपका मूल्यांकन, यानी हम करेंगे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। सो स्टूडेंट शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कार्य किसे कहते हैं, कार्य के संगठक बताइए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। लेसन के दौरान मैंने आपको बताया भी था कि आपसे पूछा जा सकता है कि कार्य की परिभाषा क्या होती है और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। किसी काम को करने या पूरा करने के लिए स्वयं को शारीरिक या मानसिक रूप से किसी गतिविधि में संलग्न करना कार्य है। हम जब किसी भी एक्टिविटी के लिए खुद को मेंटली या फिजिकली या दोनों रूप में हम अपने आप को उसमें संलग्न कर लेते हैं, मग्न हो जाते हैं किसी भी काम को करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। यह कुछ करना या निष्पादित करना, निष्पादित से हमारे यहाँ आशय है किसी चीज़ को कंप्लीट करने से, है ना। हम कुछ करते हैं या कंप्लीट करते हैं, विशेष रूप से कोई भी काम हो सकता है, कोई कर्तव्य, कोई ड्यूटी हो सकती है या कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, यानी कि गतिविधि। अब हम बात कर लेते हैं कि कार्य के संगठक कौन कौन से हैं। हमने बात की थी लेसन के दौरान, श्रम, हम कोई भी जो हार्डवर्क करते हैं, हमारी जो ऊर्जा लगती है ना, श्रम, बल, ऊर्जा और प्रयास आदि कार्य के संगठक है। हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था कि एक लड़की का जिसने बार बार अपने प्रयासों से खुद को सफल बनाया, तो ये जो प्रयास है ये क्या है, कार्य के संगठक हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। कार्यकर्ता के कौन से संगठक कार्य की दक्षता को बढ़ाते हैं। अभी हमने बात की कार्य के संगठक की, अब हम बात कर रहे हैं कार्यकर्ता। कार्यकर्ता यानी कि वर्कर, उसके ऐसे कौन से संगठक हैं, ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो उसकी दक्षता को, किसकी, कार्य की दक्षता को बढ़ाते हैं। देखिए कार्यकर्ता, पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्कर यानी कार्यकर्ता कौन होता है। कार्यकर्ता वह व्यक्ति होता है जो उत्पाद के परिणाम प्राप्त करने के लिए किसी विशेष कार्य या गतिविधि को निष्पादित करता है। काम करने वाला, सीधी से शब्दों में अगर हम कहें, जो व्यक्ति काम को करता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कार्यकर्ता कहते हैं। उसके कार्य की दक्षता बढ़ाने वाले संगठक कौन कौन से हैं, जिनमें पहले नंबर पे है शारीरिक यानी कि फिजिकल। आपको याद होगा हमने किए थे कॉग्निटिव, रुचि, ठीक है, एक एक करके हम इनकी बात कर लेते हैं। यह कार्यकर्ता के शरीर से संबंधित होता है। इसमें मानव ऊर्जा, शारीरिक गतिविधि और शारीरिक वृद्धि शामिल होती है, यानी हमारी जो एनर्जी है ये इसके अंदर शामिल है। एनर्जी हमें किससे मिलती है, जो भोजन हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। वृद्धि यानी कि ग्रोथ और फिजिकल एक्टिविटीज़ इसके अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव एस्पेक्ट की। संज्ञानात्मक या मानसिक पहलू में कार्यकर्ता की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं शामिल होती हैं। हमारी जो स्किल्स हैं, हमारी अभिवृत्तियां, हमारी हॉबीज़, कुशलताएं, हमारी रुचि इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। यानी हमने इसके अंतर्गत बात की थी कि जो कार्य हमें पसंद होता है हम उसे फटाफट से कर लेते हैं, और जो कार्य हमें पसंद नहीं होता उसमें हमें थकान भी होती है और हमें उसमें समय भी लगता है और ऊर्जा भी अधिक लगती है। यानी ये जो संगठक है किसी भी कार्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो मन है, हमारा जो मस्तिष्क है, वही हमें किसी कार्य को स्लो स्पीड से या फास्ट स्पीड से करने की प्रेरणा देता है। उसके बाद है रुचि। काम के प्रति अरुचि से थकान की भावना आती है, जिसकी हमने अभी भी बात की। अगर हमारा किसी काम को करने में इंटरेस्ट नहीं है तो हम उसमें बहुत जल्दी थक जाते हैं। चाहे हम उसमें शारीरिक परिश्रम नहीं कर रहे, केवल हम मानसिक परिश्रम कर रहे हैं, तो भी हम थक जाते हैं। उसका रीज़न क्या है, हमारा इंटरेस्ट, हमारी रुचि। अगर हमारा किसी काम को करने में इंटरेस्ट है, रुचि है, तो कितना ही कठिन काम क्यों ना हो हम आसानी से कर लेते हैं और हमें थकान भी महसूस नहीं होती है। जबकि रुचि कार्य की दक्षता में योगदान देती है, और अगर हम इंटरेस्ट से किसी कार्य को करते हैं तो कार्य भी बहुत अच्छा होता है। आप भी स्टूडेंट्स देखते होंगे कुछ सब्जेक्ट्स का होमवर्क आप इजीली कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल हम ले जब आप छोटे थे, ड्राइंग का जो होमवर्क था आप चुटकियों में हल कर लेते थे, क्यों, क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट था। कुछ सब्जेक्ट्स अभी भी ऐसे हैं जो आपके फेवरेट हैं, आपको वो लर्न करना भी अच्छा लगता है, ईजी लगता है, और कुछ
जो आपको पसंद नहीं है वहाँ लर्न करने में आपको बहुत ज़ोर आता है और वो आप अच्छे से लर्न भी नहीं कर पाते। तो रुचि का कार्य से बहुत बड़ा कनेक्शन है। उसके बाद है काल सूचक, रिलेटेड टू टाइम, यह समय प्रबंधन से संबंधित है। कार्य को निश्चित समय में निष्पादित करने के लिए समय का उत्तम प्रबंधन करना पड़ता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट की, यानी कि अगर हम कार्य करने से पहले टाइम का मैनेजमेंट कर लें कि हमें कितने समय में कार्य पूरा करना है, हमें कितने पार्ट्स में कार्य को करना है, टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है, तो कार्य जल्दी हो जाता है। अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उन पर्यावरणीय कारकों पर चर्चा करिए जो विद्यार्थी की कार्य संबंधी गतिविधियों में बाधक हो सकते हैं। यहाँ बात चल रही है सिर्फ और सिर्फ आपकी विद्यार्थियों की, यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें कौन कौन से पर्यावरणीय कारक हैं जो बाधक होते हैं, जो बाधा पहुंचाते हैं। हमने डिटेल से इसकी बात कर ली थी लेसन के दौरान, आइए फिर से इसकी चर्चा कर लेते हैं। विद्यार्थी की कार्य संबंधी गतिविधियों में जो पर्यावरणीय कारक बाधा डालते हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे आता है शोर। देखिए, कहीं भी अगर शोर आ रहा है तो हम अपनी स्टडीज़ में कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, हमारा ध्यान भंग हो जाता है, हमें लर्न करने में प्रॉब्लम आती है। इतना ही नहीं, हम होमवर्क भी ढंग से नहीं कर पाते क्योंकि बाहर की जो आवाज़ें हैं हमें अपना ध्यान लगाने नहीं देती हमारे किसी भी गतिविधि की, और ऊंचे स्तर का जो शोर होता है वो हमारी एकाग्रता को भंग करता है। और शोर का जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो घरेलू भी हो सकता है, बाहरी भी हो सकता है। घरेलू के अंतर्गत आप मुझे जल्दी से एग्जांपल्स दीजिए कि कौन कौन से हमने एग्जांपल्स लिए थे, सोच के बताइए। बिल्कुल सही, हमने बात की थी अगर मम्मा किचन में खाना बना रही है, कुकर की सीटी बार बार बज रही है तो हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। बाहर रूम से कोई टीवी देख रहा है तो उस टीवी के शोर से हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। हम पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक गेस्ट आ जाए, उनके साथ बच्चे हैं, बच्चों के रोने की आवाज़, हंसने की, खेलने की आवाज़, वो हमें डिस्टर्ब कर सकती है ना। अगर नल से टप टप बह रही है वो हमारी एकाग्रता को भंग कर सकती है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। और हमने बाहरी स्रोत की बात की थी तो गली में अगर कोई लाउड स्पीकर की आवाज़ आ रही है, आसपास कोई मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, वहाँ से अगर कोई ज़ोर से भजन कीर्तन की आवाज़ आ रही है या गली में से कोई जुलूस निकल रहा है, ये सब आवाज़ें हमें डिस्टर्ब कर देती हैं और हमारी गतिविधि में बाधा डालती हैं। उसके बाद है प्रकाश व्यवस्था, यानी कि जिस कमरे में, जिस जगह पर स्कूल है, घर है, छत है, कहीं पर भी बैठ के हम अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ पर जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो हमारी गतिविधि में बाधा डालती है अगर उसकी व्यवस्था सही नहीं है तो। लाइट प्रकाश व्यवस्था क्या है? यह किए जाने वाले कार्य की सतह पर पड़ने वाली मात्रा है, यानी जब हम कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर जो प्रकाश की मात्रा है वो कितनी है। अगर प्रकाश व्यवस्था सही नहीं होगी तो अध्ययन का कार्य अपूर्ण रहेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, अगर वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं भी सही है तो पहले आप उसे सही कीजिए। बल्ब के ज़रिए, ट्यूबलाइट के ज़रिए, खिड़की के ज़रिए, मोमबत्ती के ज़रिए, किसी भी ज़रिए से, लेकिन प्रकाश व्यवस्था सही होनी चाहिए, वरना हमारी आँखों पर भी इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ता है अगर हम कम रोशनी में अध्ययन करते हैं तो। उसके बाद आता है जलवायु, यानी कि क्लाइमेट। देखिए, क्लाइमेट की जब हमने बात की थी तो 4 चीज़ों की बात की थी। कौन कौन सी? वायु का तापमान, गर्म और ठंडे धरातलों का विकिरण तापमान, वायु वेग और सापेक्षिक आर्द्रता। ये 4 चीज़ें हम लेते हैं जलवायु यानी क्लाइमेट के अंतर्गत, जो एक स्टूडेंट की गतिविधि को प्रभावित करती हैं। हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल किया था, आप पढ़ने बैठे हो, छत पे आपको लगा बिल्कुल एकाग्रता बनेगी, लेकिन अचानक से बहुत तेज़ हवा चल रही है, आपके जो भी पेजेस हैं वो उड़ते जा रहे हैं, या आपको बहुत अधिक ठंड लग रही है, या धूप बहुत अधिक है, आपको अधिक गर्मी लग रही है, तो ये चीज़ें आपको, आपकी गतिविधि को बाधित करती हैं और प्रभावित करती हैं। ये सभी कारक विद्यार्थी की ऊर्जा खपत को प्रभावित करते हैं और उसके अध्ययन कार्य पर असर डालते हैं। ऊर्जा खपत यानी कि
एनर्जी का कंजम्पशन, हमने बात की थी ना एक सारणी में कि किस किस कार्य को करने में कितनी कितनी ऊर्जा की खपत होती है। तो जब ये कार्य हमें परेशान करते हैं तो हमारी एनर्जी उस कार्य में डबल लगती है, या यूँ कहें कि हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं विकिरण यानी कि रेडिएशन की। हमने हमारे 10th में साइंस में पढ़ा था कि कुछ विकिरण जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। हमने उसके टाइप भी पढ़े थे, अल्फा, गामा, बीटा, एक्स रेज, यूवी रेज, है ना। तो विभिन्न प्रकार के विकिरण जैसे अल्फा, बीटा, गामा, एक्स रे, यूवी किरणें इत्यादि विद्यार्थी को प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ लाभदायक होते हैं और कुछ हानिकारक भी होते हैं। यानी उनका टाइप कैसा है, उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर क्या है, उनकी इंटेंसिटी यानी उनकी तीव्रता क्या है, ये सब चीज़ें प्रभावित करती हैं विद्यार्थी के स्वास्थ्य को। देखिए कुछ विकिरणें इतनी ज़्यादा हानिकारक होती हैं कि विद्यार्थी बीमार भी हो सकता है। आपने देखा होगा जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो जहाँ पर एक्सरे किया जाता है उस एक्सरे रूम के बाहर साफ लिखा होता है कि गर्भवती महिलाएं यानी प्रेग्नेंट लेडीज़ का यहाँ पर प्रवेश नहीं है। इसका मतलब वो एक्स रेज इतनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं एक बच्चे के लिए। तो ये जो किरणें हैं कई बार बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं जो विद्यार्थी के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती हैं। सूक्ष्म जैविक प्रदूषण यानी माइक्रोबायोलॉजिकल पॉल्यूशन। देखिए हम जिस पर्यावरण में रहते हैं वहाँ लगातार बहुत ज़्यादा हम सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आते हैं और देखिए हम इनसे बच नहीं सकते क्योंकि ये वायु में भी होते हैं, जल में भी होते हैं, हमारे शरीर में होते हैं और हमारे आहार में भी मौजूद होते हैं। लेकिन अगर हम साफ सफाई का, स्वच्छता का ध्यान रखें और कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो हम बीमार होने से बच सकते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ें कौन सी हैं, हमने हमारे पिछले चैप्टर्स में उसको अच्छे से कर लिया है ना। अगर वो हानिकारक है तो रोग पैदा कर सकते हैं और इस हालात में अध्ययन कार्य भी बाधित होता है। अगर आप बीमार हैं, आपको बुखार है तो आप स्कूल ही नहीं जा पाएंगे, या आपको पेट से संबंधित कोई समस्या है तो आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, आप स्कूल तो नहीं जा पाएंगे, साथ ही साथ घर पे भी आप स्टडीज़ नहीं कर सकते अगर आप बीमार हैं तो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रासायनिक पदार्थ, केमिकल सब्सटेंसेस। देखिए हम रासायनिक पदार्थों से घिरे रहते हैं जो हर समय किस में होते हैं, द्रव में, गैस में, वाष्प में, धूल या ठोस रूप में हमारे पर्यावरण में मौजूद होते हैं। देखिए हम जिस जगह पे भी कार्य करते हैं, जहाँ कहीं भी हम अध्ययन करते हैं, चाहे हमारा किचन है, स्कूल है, हमारा ऑफिस है, कोई भी वर्किंग प्लेस है, वहाँ बहुत ज़्यादा केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ध्यान रखें कि वो हमारे शरीर को हानि ना पहुँचाएं, क्योंकि उनमें से कुछ कारक हानिकारक हो सकते हैं जो हमारे केवल डेली रूटीन को ही नहीं बल्कि हमारी स्टडी को भी इफ़ेक्ट करते हैं। जब हम बीमार हैं तो हमारा मन कहीं भी नहीं लगता, हमारा खाने पीने का भी मन नहीं करता, हम खाते पीते नहीं हैं तो हमें एनर्जी नहीं मिलती, और अगर हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम स्टडीज़ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो ये थे कुछ संघटक जो कार्यकर्ता की दक्षता को, विद्यार्थी की दक्षता को प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। कार्य, कार्यकर्ता और कार्यस्थल के बीच परस्पर निर्भरता की व्याख्या आप कैसे करेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। आपको याद होगा हमने एक डायग्राम किया था, उसमें हमने इनके आपसी संबंध को दर्शाया था कि इन तीनों के मध्य आपसी संबंध है, आपसी निर्भरता है। इसे हम और अच्छे से समझ लेते हैं। हम सभी प्रतिदिन घंटों काम करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, उसमें से सबका रूटीन अलग अलग होता है। बच्चे हैं वो खेलने का काम करते हैं, पढ़ने का काम करते हैं, है ना, और भी बहुत अन्य ज़रूरी काम करते हैं। जो हमारे पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो हमारी आजीविका अर्जित करते हैं, घर को चलाने का काम करते हैं। बुजुर्ग अपनी दिनचर्या उनकी अलग होती है। सबका जो रूटीन है, सबके जो काम है वो अलग अलग होते हैं। अब हम चाहे कितने भी काम करें, कैसी भी गतिविधि करें, लेकिन ये जो कार्य है, कार्यकर्ता है और कार्यस्थल यानी कि वर्क
वर्कर और वर्क प्लेस, इनमें इंटरडिपेंडेंस है। इसे हम कुछ एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं निशा का, जो कि एक बहुत ही कुशल मजदूर है, लेकिन इतनी कुशलता के बावजूद भी काम में अपनी असंगति के कारण ठीक से कार्य नहीं कर पाती है। देखिए, हमने पहली ही लाइन में बोल दिया कि निशा कुशल है, लेकिन हमने क्या लाइन कही दूसरी, कि वो फिर भी ठीक से कार्य नहीं कर पाती। क्या रीज़न हो सकता है उसका जो कार्यस्थल है वो उस पे निर्भर है ना। उसका जो कार्य है, इन तीनों की आपस में निर्भरता है, इसलिए वो ठीक से कार्य नहीं कर पा रही। उसके कार्यस्थल का परिवेश बहुत ख़राब है। जहाँ पर वो काम कर रही है, जो उसका वर्क प्लेस है, वहाँ का एनवायरनमेंट सही नहीं है, वहाँ का क्लाइमेट सही नहीं है, वो जो स्थल है वो असुविधाजनक है। निशा वहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, वहाँ पर सिक्योर फील नहीं कर रही, और कार्यस्थल की रूपरेखा यानी वहाँ का जो डिज़ाइन है वो भी उसके काम के हिसाब से नहीं है, इसलिए उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी सही नहीं है। इसलिए कार्य में उसकी रुचि भी समाप्त हो गई है, इसलिए उसका जो इंटरेस्ट है वो भी नहीं बचा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रही, सिक्योर नहीं फील कर रही, और उसका जो इंटरेस्ट है वो भी अब ख़त्म हो गया है। अगर कार्य के परिवेश में सुधार हो जाए तो, देखिए हम क्यों कार्य के परिवेश में सुधार कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि निशा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक कुशल मजदूर है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ है? उसके कार्य के परिवेश में, जहाँ पर वो कार्य कर रही है, वहाँ के एनवायरनमेंट में, वहाँ के क्लाइमेट में। तो अगर उसमें सुधार हो जाए तो निशा बेहतर परिणाम दे सकती है। ये लाइन क्या शो कर रही है कि इन तीनों के बीच में आपस में संबंध है, कार्य, कार्यकर्ता और कार्यस्थल, है ना। और अपने संसाधनों का, संसाधन यानी कि उसके पास कौन से संसाधन है, उसकी कुशलता, उसकी नॉलेज, हमने संसाधनों की बात कर ली थी हमारे 4th चैप्टर में, उसका इष्टतम उपयोग कर सकती है। यानी अगर उसके कार्यस्थल का परिवेश सही हो जाए तो वो अपनी नॉलेज का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकती है, अपनी कुशलताओं को, अपनी स्किल्स को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकती है, और जो फिर परिणाम होगा, रिजल्ट होगा, वो भी बहुत अच्छा होगा उसके कार्य का, अगर इनमें चेंज कर दिया जाए तो। उसके बाद हम सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं आपकी मदर का, आपकी मम्मा का, जो किचन में काम करती हैं। अगर रसोई के काउंटर से दूर रखे बर्तन उठाने के लिए उन्हें बार बार झुकना पड़ता है तो प्रॉब्लम होती है। देखिए, जहाँ पर वो खाना बना रही है और जो बर्तन रखने की जगह है वो काफ़ी दूर है, दूर ही नहीं वो नीचे है उनके शरीर से, इसके लिए उन्हें हर बर्तन उठाने के लिए बार बार झुकना पड़ता है, और इस स्थिति में उन्हें अधिक ऊर्जा का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कि टाइम भी अधिक लग रहा है, एनर्जी भी अधिक लग रही है। इतना ही नहीं, जब वो बार बार झुक रही हैं बर्तनों के लिए और दूर जा रही हैं तो उन्हें कमर दर्द भी होगा और उन्हें थकान भी महसूस होगी। लेकिन हम इसके विपरीत बात कर लेते हैं, यदि बर्तन काउंटर के निकट हों और उचित ऊंचाई पर रखे हुए हों, यानी जहां आपकी मम्मा काम कर रही है, जहां वो खड़ी है, अगर उसके आसपास ही बर्तन हैं और उनकी पहुंच में है, यानी उन्हें बार बार नहीं झुकना पड़े, तो वो इजीली अपने काम को कर पाएंगी और कार्य की दक्षता भी बढ़ेगी, एनर्जी भी कम लगेगी और टाइम भी कम लगेगा। ये दोनों एग्जाम्पल्स ये बता रहे हैं कि इन तीनों के बीच में आपसी निर्भरता है। उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि किसी भी कार्य के इष्टतम निष्पादन के लिए, यानी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है कि कार्य का जो परिवेश है, कार्यस्थल यानी कि वर्क प्लेस, जहाँ पर हम काम को करते हैं, कंप्लीट करते हैं, और कार्यकर्ता यानी जो व्यक्ति कार्य को कर रहा है, उसके संदर्भ में हम अगर समझ लें तो काम की दक्षता है वो बढ़ जाती है। यानी अगर हमें काम को सही एनर्जी के साथ कम समय में करना है, कम थकान के साथ, तो हमें काम को इन तीनों के संदर्भ में समझना ज़रूरी है। ये डायग्राम बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपसे एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है, और मैं कहूँगी नहीं भी पूछा जाए तो इन तीनों का संबंध दर्शाने के लिए ये डायग्राम आपको ज़रूर बनाना चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए हमने एक एरो यहाँ दिया, फिर एक एरो यहाँ दिया, और वापस ये एरो यहाँ जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये भी इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर भी हमने इसी तरह से किया है।
ये इन तीनों के बीच की निर्भरता को दिखा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कार्य की, एक एक करके हम तीनों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात है वर्क यानी कार्य। कुछ करने या बनाने के लिए निर्देशित गतिविधि क्या होती है? कार्य होती है। यानी हम किसी भी काम को कंप्लीट कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसके लिए जो एक्टिविटी है वो क्या होती है? हमारे वर्क यानी कार्य। अगर गतिविधि कार्यकर्ता की पसंद की है, यानी जो कार्य हम कर रहे हैं अगर वो वर्कर की पसंद का है, उसकी रुचि का है, उसे वो कार्य करना अच्छा लगता है, तो वो उसमें संलग्न हो जाता है, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी, यानी फिजिकली एंड मेंटली, और उसे अपेक्षाकृत जल्दी और अधिक कुशलता से संपन्न कर लेता है। यानी कम एनर्जी में और कम टाइम में बिना थकान के वो कार्य इजीली हो जाता है। इतना ही नहीं, काम भी बहुत अच्छा होता है अगर हमारी पसंद का होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कार्यकर्ता यानी कि वर्कर, वो व्यक्ति जो गतिविधि को करता है। किसी व्यक्ति के कार्य में उसके शारीरिक पहलू, जिसकी अभी हमने बात की थी, फिजिकल, संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव एस्पेक्ट, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिटेल से बात की है, रुचि यानी अफेक्टिव, और काल सूचक टेम्परल रिलेटेड टू टाइम, ये सारे पहलू उसमें शामिल होते हैं। हमने इनके पिछले क्वेश्चन में डिटेल से एक एक करके बात कर ली है। देखिए, चूंकि प्रत्येक व्यक्ति शरीर की संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक संरचनाएं भिन्न होती हैं, यानी हर व्यक्ति की फिजिकल स्ट्रक्चर, उसका जो मेंटल लेवल है, उसकी जो इमोशंस है, उसकी जो सोशल है, ये सारी संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं। इसलिए कार्यस्थल के डिज़ाइन को कार्य को संपादित करने वाले शरीर के विभिन्न अंगों के अनुसार होना चाहिए, और उपकरण ऐसे बनाने चाहिए कि सभी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुकूल हों। कहने का आशय ये है कि हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं सीजर्स का, कैंची का। कोई टेलर है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बार बार कैंची का उपयोग कर रहा है, तो वो ऐसी होनी चाहिए कि उसके हाथ में बहुत अधिक दर्द ना हो उसको प्रयोग करने से, या व्यक्ति लेफ्टी है यानी वो बाएं हाथ का प्रयोग कर रहा है, या कोई व्यक्ति दाएं हाथ का प्रयोग कर रहा है, उन दोनों के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। या जो उपकरण, जो औजार कार्यकर्ता प्रयोग में ला रहा है वो सुरक्षा की दृष्टि से सही होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हैंडीकैप है तो उसकी जो कुर्सी है वो उस हिसाब से होनी चाहिए। कोई व्यक्ति मोटा है, कोई पतला है, कोई ऊंचा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, तो उस हिसाब से वहाँ की जो मेज है, वहाँ का जो कुर्सी है, ये सब कार्यकर्ता के हिसाब से होने चाहिए, तभी कार्य अच्छे से संपन्न हो पाता है, कम ऊर्जा में और कम समय में। अब हम बात कर लेते हैं कार्यस्थल यानी वर्क प्लेस, ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता काम को करने के लिए, निष्पादित करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए कार्य करता है, उस जगह को हम कहते हैं कार्यस्थल यानी कि वर्क प्लेस। कार्य का निष्पादन और उत्पादकता यानी कि उसकी प्रोडक्टिविटी, कहने का आशय ये है कि अगर हम प्रोडक्टिविटी सही चाहते हैं, अच्छा कार्य चाहते हैं, तो ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रत्येक कार्यस्थल यानी कि जो वर्क प्लेस है वो दो चीज़ों को ध्यान में रखकर उसका डिज़ाइन बनाया जाए। कार्यकर्ता यानी वर्कर और कार्य यानी वर्क, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए अगर हम वर्क प्लेस है, जो कार्यस्थल है, उसको तैयार करवाते हैं तो उत्पादकता और जो आउटकम है वो बहुत अच्छा होता है, कार्य बहुत अच्छे से होता है ना, और उसमें ऊर्जा भी कम खर्च होती है, कार्य आसानी से होता है, सुचारू ढंग से होता है और कुशलता पूर्वक निष्पादित होता है। अगर कार्यस्थल का डिज़ाइन सही है तो यह भौतिक और रासायनिक पर्यावरण की दृष्टि से भी कार्यकर्ता के अनुकूल होना चाहिए। भौतिक और रासायनिक पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं, हमने हमारे पिछले क्वेश्चन में इसकी बात कर ली थी। तो यहाँ साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि इन तीनों के बीच में संबंध है, किसमें? कार्यकर्ता और कार्यस्थल में। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्योंकि ये लेसन काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग था। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हमारे नए चैप्टर की, अगले चैप्टर की, जो कि है इसका ग भाग, संसाधन उपलब्धता और प्रबंधन, रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड मैनेजमेंट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।